नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचार साझा किए। इस बीच समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व श्रीलंका से 700 से ज्यादा भारतीयों को लेकर आज तमिलनाडु पहुंच गया है। और इसके अलावा आपको बताएंगे दुनिया और देश में कोविड-19 की क्या स्थिति है और किस तरह से कोविड-19 के खिलाफ भारत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि रिकवरी रेट में हमारे लगातार बेहतरी देखने को मिल रही है, इजाफा हो रहा है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CII के सालाना सत्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए जो फैसले तुरंत लिए जाने जरूरी हैं, सरकार वो तमाम कदम उठा रही है। इसके अलावा कई फैसले ऐसे भी लिए जा रहे हैं जिनका सकारात्मक असर लंबी अवधि में दिखाई देगा। CII की स्थापना के 125वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोरोना ने हमारी रफ्तार जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा खुल गया है और 8 जून के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन को और विस्तार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना सत्र के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, गति देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दोबारा हासिल करने की शुरुआत हो गई है। Yes, we will definitely get our growth back. आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो भरोसा कायम हुआ है, उसका उद्योग जगत को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के कारोबारी अगर
2 कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़कर उनका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में ऐसे उत्पाद तैयार करने की जरूरत है जो भारत में निर्मित हों, वैश्विक जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि देश का आयात कम करने और इससे जुड़े लक्ष्य तय करने के लिए सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ानी होगी और प्राथमिकता तय करनी होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को सब्सिडी देने की शुरुआत हो गई है। सरकार ने इसके लिए 3 योजनाओं की घोषणा की थी। आज इसके लिए कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत की गई है। इस योजना से भारत जल्द ही बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई स्कीम शुरू की थी। आज से इस योजना के तहत आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सर्ज आने वाला है, तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 35 to 40% हम ऐड करें बाय 2025, यह हमारी कोशिश है। इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री वी हैव कम टू दिस एस्टिमेशन that because of the great initiative we are announcing today, we hope to generate employment potential of 15 to 20 lakh direct and indirect. और बाकी लाखों करोड़ के रूप में यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तो उनका असेसमेंट होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर उदयमान भारत की दिशा में आज का निर्णय बहुत बड़ा कदम है। 3 परियोजनाओं में से पहली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जिसके जरिए प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव मिलेगा। दूसरी स्पेयर पार्ट समेत दूसरे कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्कीम और तीसरी स्कीम विशेष क्लस्टर विकसित करने के लिए है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 5 ग्लोबल और 5 भारतीय कंपनियों को सरकारी सहयोग भी दिया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है। अभी हम क्या करने वाले हैं? दुनिया में 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनी के 80% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो अभी हमारी योजना यह है कि हम ग्लोबल चैंपियन 5 कंपनियों को इसमें हम सहयोग करेंगे। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज we also want to make Indian national champions. Let Indian companies also become national champions. And the global and the local will work together to make India a good manufacturing, a talented country supporting the global chain. तो हम 5 इंडियन ग्लोबल कंपनीज को भी इसमें प्रमोट करेंगे। 2014 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1,90,366 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 4,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत दुनिया में अभी दूसरे स्थान पर है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट लगातार अच्छा होने के साथ ही कोरोना से मौत की दर भी लगातार कम होती जा रही है। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से ठीक होने और मृत्यु की दर दोनों काफी बेहतर हैं।
भारत में कोरोना से मौत की दर घटकर 2.82% हो गई है। टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए देश में ही पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट्स तैयार हो रहे हैं। भारत में आरटी-पीसीआर किट्स का भी बड़ी संख्या में निर्माण हो रहा है और कोरोना संक्रमण के टेस्ट में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना के नमूनों की जांच के लिए 681 लैब अब काम कर रहे हैं, जबकि देश में हर रोज 1,20,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस किया है टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए पूरे भारत में। और अगर आप देखेंगे तो अब हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। आज कल की तारीख में हमारी 681 लैब्स अप्रूव थी, फंक्शनल थी, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में 476 लैब्स काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में 205 लैब्स काम कर रही हैं। और हमारी जो टेस्टिंग एंड ऑफ मार्च में जो हमारी 20 to 25,000 सैंपल्स पर डे थी, आज हम लोग का जो टेस्टिंग नंबर है वो 1,20,000 ऑन एन एवरेज वी आर टेस्टिंग एवरी डे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 1,28,868 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 8,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,708 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। और राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये अब 48.7% हो गया है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,98,706 हो गई है। इनमें 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,171 नए केस आए हैं और 204 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 95,526 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर असरदार साबित हुई दवा रेमडेसिविर का अब भारत में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों ने उम्मीद जताई है। कोरोना महामारी के दौर में जरूरत को देखते हुए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस दवा के इमरजेंसी यूज की इजाजत दी है। CDSCO ने फिलहाल रेमडेसिविर के इस्तेमाल को सीमित किया है। इसे कोरोना के संदिग्ध या पुष्ट मरीजों को 5 दिन तक दिया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी में। भारत में इसे इंजेक्शन के रूप में अप्रूवल दिया गया है। भारत की तरह दुनिया के कई देशों में भी कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों में अब छूट दी जा रही है। तुर्की ने रेस्टोरेंट, कैफे और इस्तांबुल के प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी के ग्रैंड बाजार को फिर से खोल दिया है। वहीं रोम का मशहूर कोलोजियम 3 महीने के लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर बार और रेस्तरां एक बार फिर खोल दिए गए हैं। टोक्यो के इंपीरियल पैलेस ने अपने ग्राउंड को दर्शकों के लिए खोल दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जून के मध्य से अपने यहाँ कुछ खेल सुविधाएं भी शुरू करेंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे 50,000 से अधिक भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौट चुके हैं। मिशन को और विस्तार देने के लिए सरकार अधिक उड़ानें संचालित करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल मिशन का दूसरा चरण चल रहा है और प्रतिदिन हजारों भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में विदेशों से भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के जरिए करीब 150 भारतीयों की वापसी हुई। वहीं रूस में फंसे 143 भारतीयों को मॉस्को से निकाला गया।
खाड़ी देशों से भी प्रतिदिन कई विशेष उड़ानों का परिचालन हो रहा है। मंगलवार को कुवैत, कतर, दुबई, सऊदी और ओमान से भी भारतीयों को वापस लाया गया। We are very thankful to Indian Embassy here in Muscat, which helped us to actually arrange a flight directly to Srinagar, and that was very much helpful for all of Kashmiris, which were stranded here from last 70 days in Muscat, and we are very thankful to the government of India, which arranged all these things, and thank you very much. इससे पहले सोमवार को 23 विशेष उड़ानों के जरिए 3,892 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। वंदे भारत मिशन के विस्तार के तहत अमेरिका और कनाडा से लौटने की इच्छुक भारतीयों के लिए मिशन तीसरे चरण में एयर इंडिया 70 विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी। ये उड़ानें 11 जून से 30 जून के बीच संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। इधर समुद्र सेतु अभियान के तहत भी विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार वापस लाया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से श्रीलंका में फंसे 685 भारतीयों को लेकर मंगलवार सुबह तमिलनाडु के तुतिकोरिन लौटा। कोलंबो से वापस लौटे इन लोगों में 553 पुरुष, 125 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। स्वदेश पहुंचने के बाद यात्रियों ने खुशी जताई और भारत सरकार के प्रयासों के लिए आभार जताया। We thank the Navy people and the Indian Commission for having brought us back home safe. We had a very pleasant trip. इसके बाद भी समुद्र सेतु अभियान जारी रहेगा। अगली कड़ी में INS जलाश्व एक बार फिर मालदीव के लिए रवाना होगा और शुक्रवार को माले करीब 700 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे प्रतिदिन सैकड़ों रेलगाड़ियां चला रहा है। हजारों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक चिंता जो उभर कर सामने आई है वो उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी सेहत यात्रा के लिहाज से सही नहीं है और वो रेल में सफर कर रहे हैं। ऐसे मुसाफिरों को सलाह दी गई है कि बहुत आवश्यक होने पर ही वो यात्रा करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारतीय रेल तमाम यात्रियों से ये अपील करती है कि अगर वे पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोग जैसी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो यात्रा करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसे मुसाफिरों की सेहत खतरे में पड़ जाती है। बीते कुछ दिनों में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं जब पहले से बीमार लोगों की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। पहले से बीमार लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचे। आपका सहयोग अपेक्षित है। भारतीय रेल प्रतिदिन कई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापसी सुनिश्चित कर रही है, साथ ही उनके खाने पीने का भी प्रबंध कर रही है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते केंद्र सरकार लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रवासी श्रमिकों के प्रति सजग रही है। 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करके जहां 41 लाख श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया, वहीं 1 मई से ट्रेन सेवा शुरू कर करीब 55 लाख श्रमिकों को घर पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धन्यवाद। यात्री की सुरक्षा भारतीय रेल की प्राथमिकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि जब छूना वर्जित हो जाए और जीवन के लिए जरूरी सांस भी जोखिम भरी हो जाए तो पूरी मानवता ही मुश्किल में आ जाती है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें एक दैनिक अखबार में लिखे अपने लेख में कही है। उन्होंने लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़े रहकर हर संभव मदद करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दैनिक अखबार में अपने लेख में लिखा है कि जब तक वायरस को रोक नहीं लिया जाता, कोरोना के साथ जीने वाली स्थिति रहेगी। इसके लिए पॉज बटन नहीं, रीसेट बटन की ज़रूरत है। मन और जीने के तरीकों को रीसेट करना होगा। उन्होंने कहा, इसलिए लॉकडाउन 4.0 पहले से पूरी तरह अलग रहा। ये तड़प बताती है कि हम
शायद वायरस का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीवन बहुत लंबे समय तक बंधन में रहने से कहीं ज्यादा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए एक दूसरे से सार्थक ढंग से जुड़े रहने और हर संभव मदद करने की जरूरत है। कोरोना के बाद क्लासरूम की जगह घरों ने ले ली है। सेमिनार वेबिनार में बदल गए हैं। एक स्वस्थ डिजिटल लाइफ उभर रही है। हालांकि इन साधनों तक सभी की बराबर पहुंच अभी मुद्दा है। नई आदतें कोरोना के साथ जीने के लिए जरूरी हैं। अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि लोगों की जिंदगियां बचाते हुए अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार इस समय मुख्य चुनौती है। पिछली शताब्दी की महामंदी के बाद अब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी गंभीर गिरावट देख रही है। उत्पादन के केंद्र और अन्य आर्थिक गतिविधियां, इनमें शामिल लोगों की पूरी सुरक्षा के साथ ही शुरू हों। इस वायरस ने जन स्वास्थ्य पर जरूरी निवेश की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वायरस का फैलाव हमारे देश के आपसी सहयोग वाले संघवाद को भी सामने लाया है, जहां केंद्र और राज्य स्तर के नेतृत्व ने एक दूसरे के बिंदुओं को लॉकडाउन 1.0 से 4.0 तक में समायोजित किया। कुल मिलाकर कोरोना वायरस हमारे लिए शॉक ट्रीटमेंट की तरह है। यह हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टिकोणों को रीसेट करने के अलावा एक दूसरे और प्रकृति संग एकता से रहने की भी याद दिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख ने कहा है कि केंद्र सरकार और आरबीआई के अहम कदम अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेंगे। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में रजनीश कुमार ने कहा कि मौजूदा चरणबद्ध उपाय कोविड-19 से बने हालात पर काबू पाने के लिए है। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार और आरबीआई का प्रयास न सिर्फ अर्थव्यवस्था में विकास को दोबारा से पटरी पर लाना है, बल्कि उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों को पहचान कर उनकी समस्या का समाधान करना भी है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख रजनीश कुमार ने कहा कि रेपो दर में कमी, ईएमआई देने पर कुछ वक्त तक रोक और समूह व्यय पर सीमा में बढ़ोतरी के आसपास के सभी उपाय अर्थव्यवस्था को उबारने में सहायक होंगे। वहीं ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक का विस्तार उद्योगों को मदद करेगा। एनबीएफसी को सपोर्ट देना, जिसमें कि जो बॉन्ड पोर्टफोलियो परचेज हम लोग करेंगे बैंक्स, उसकी गारंटी देगी इसका 30,000 करोड़ का जो है एक अलग से स्कीम, जिसमें कि गवर्नमेंट गारंटी करेगी और आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। पावर सेक्टर को पीएफसी आरईसी के थ्रू 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर थे, एमएसएमई, पावर, एनबीएफसी, जिनको सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने ये भी बताया कि एसबीआई ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की 8,000 बैंक शाखाओं के माध्यम से छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए सूक्ष्म ऋण समेत विशेष सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अम्फान तूफान के बाद अब एक और तूफान निसर्ग चक्रवाती तूफान में बदल गया है और ये गुजरात और महाराष्ट्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उठ रहा चक्रवात निसर्ग के बुधवार को मुंबई से उत्तर की ओर 110 किलोमीटर दूरी पर टकराने की आशंका है। इससे तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका है। ऐसे में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हैं। 2 हफ्तों में ही देश में दूसरा तूफान दस्तक देने को तैयार है। अरब सागर में उठा निसर्ग तूफान तेजी से गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 3 जून की शाम में रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात तटों को पार करेगा। The depression over Arabian Sea has further intensified into a cyclone storm around noon today, and it is located about 450 kilometers south-southwest of Mumbai. We are expecting it to move north-northeastwards and intensify further into a severe cyclone storm, and it will cross North Maharashtra and adjoining South Gujarat coast between Daman and Harihareshwar in Raigad district of Maharashtra, very close to Alibag tomorrow afternoon, that is 3rd June afternoon.
While crossing the coast, it will have the wind speed of 100 to 110 kilometers per hour, gusting to 120 kilometers. निसर्ग तूफान के तटीय इलाकों से टकराने से यहां तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की 21 टीमों को महाराष्ट्र और गुजरात में तैनात किया गया है। वहीं 10 टीमों को रिजर्व पर रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। मौसम विभाग ने रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन चक्रवात की तीव्रता को आंकते हुए सोमवार को इसे रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया गया। इसके मद्देनजर गुजरात सरकार ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है। यहाँ पर भी सीवियर साइक्लोन का है, जिसका विंड स्पीड एटलीस्ट जब लैंडफॉल करेगा 100 टू 120 तक रहेगा। 100 टू 120 तक अगर वाइंड का स्पीड रहता है तो उसमें कच्चा मकान, पेड़ और आपकी इलेक्ट्रिसिटीज या टावर्स, ये सब गिरने का चांसेस रहता है। जो इम्पैक्ट हुआ है देखा होगा आपने इम्फान के दौरान, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर हो भी सकता है। अम्फान को सुपर साइक्लोन कैटेगरी में नंबर 5 पर रखा गया था। वहीं निसर्ग को फिलहाल नंबर 2 पर रखा गया है। बावजूद इसके समुद्र तट पर तबाही की आशंका बनी हुई है। बीजेपी ने 3 प्रदेशों में पार्टी अध्यक्षों के पद पर बदलाव किया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आदेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति की गई है। वो मनोज तिवारी की जगह लेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर मणिपुर में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। मणिपुर में प्रदेश बीजेपी की कमान एस टिकेंद्र सिंह के हाथों में सौंपी गई है। आज तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश को तेलुगु संस्कृति और साहित्य के समृद्ध इतिहास पर गर्व है। इस भूमि के मेहनती लोगों ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध गौरवशाली इतिहास से संपन्न तेलंगाना विविध संस्कृतियों और भाषाओं का संगम स्थल है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक इस प्रदेश के सुखद संपन्न भविष्य के लिए मेरी कामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना को बधाई देते हुए कहा कि तेलंगाना भारत के विकास में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी एहतियात बरतें। अब जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी उतना ही जरूरी है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।